अजी सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी, अंत तक जिसका संघर्ष जारी है साथियों, मंजिल उसी को मिलती है। ठीक है, तो आज अपन पुनः 10th क्लास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। और अपने 10th क्लास में एक चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हल करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वही अपनी क्लास है 10th और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे अपन ने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देखा, प्रकाश के बारे में देखा था अपन ने। फिर अपन ने एक अपना लेसन हुआ है, वो हुआ है विद्युत धारा के बारे में, है ना। एक अपना विद्युत धारा के बारे में भी क्लियर अपन ने एक कॉन्सेप्ट, एक लेसन अपन ने किया था। और आज अपन ले रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ओके, हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वही कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू हल करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव भी हल करेंगे, देन उसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आगे आगे एक एक पार्ट, टाइम बहुत कम है इसलिए एक दिन में एक क्लास के अंदर एक पार्ट को अपन कंबाइन करके लगभग रिवीजन करने की ट्राई करेंगे। आगे और अगला पार्ट लेंगे, आगे अपन केमिस्ट्री के पार्ट लेंगे, बायोलॉजी के भी पार्ट लेंगे, और ये फिजिक्स के पार्ट तो चल ही रहे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए सीधा अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जिसका आप और हम सभी कर रहे थे इंतजार। ठीक है, हाँ, ओके। तो देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, क्लास आज की 10th है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, तो अब अपना सवाल पर आ रहे हैं। देखिएगा, सवाल अपना है, पहला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है ना। आपको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है। देखो, अब सतह के हिसाब से चलना है, ठीक है ना, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है, ओके, दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा, प्रश्न आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहाँ आता है। पहला चुंबक के बीच में, दूसरा चुंबक के ध्रुवों पर, तीसरा चुंबक के बाहर, चौथा है चुंबक के चारों ओर समान। हेलो, चुंबक के चारों ओर समान। तो देखिएगा, अपन एक एक को देखते हैं, एक एक को काटते जाते और आंसर पर पहुंचते हैं। देखिएगा, चुंबक है तो सबसे पहले देखो यहां पर मैं आपको चुंबक के बारे में बता देता हूं। कुछ चुंबक इस प्रकार होगा, ये एक चुंबक होगा और चुंबक में एक ध्रुव होता है, वो होता है एस, और एक क्या होता है, एन होता है। एक होता है एन और एक क्या होता है, एस ध्रुव। ये आपको पता ही होना चाहिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक क्या होता है, एस होता है। तो आपको पता है क्या पढ़ रखा है कि चुंबक के सिरों पर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो देखो चुंबक के बीच में इसने क्या बोला, क्या है, देखो इस प्रश्न को समझो। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक, बात आ रही है सर्वाधिक कहाँ होगा। होने में तो सभी जगह होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है सर्वाधिक। तो चुंबक के बीच में, चुंबक के बाहर, चुंबक के चारों ओर समान, या चुंबक के ध्रुवों पर, तो अपना आंसर आएगा चुंबक के ध्रुवों पर। क्लियर है, चुंबक के बीच में नहीं, इसको भी कैंसिल करो, सर्वाधिक नहीं होगा। चुंबक के बाहर भी नहीं होगा, चुंबक के चारों ओर भी समान रूप से नहीं होता है, चुंबकों के ध्रुवों पर होता है। ठीक है, एन से आपको चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर बाहर की ओर होती है, और एस से एन की ओर अंदर की ओर होती है। इस प्रकार देखो चुंबक में ना, चुंबक की बल रेखा यूं बनती है, बाहर की ओर कैसे होगी, यूं होगी, यूं कुछ इस प्रकार, यूं आपने बनाई होगी। ये होती है चुंबक की बल रेखाएं। ठीक है, और ये यूं कुछ, ये यूं, यहाँ पर क्या सिस्टम होगा, सिस्टम ये चलता है, ये सिस्टम होता है एन से एस की ओर। ये चुंबक के बल रेखाओं की दिशा होती है कुछ यूं होती है, एन से बाहर निकलती है और एस से क्या होती है, अंदर की ओर आती है। एस की ओर आती थी चुंबक के बल रेखाओं की दिशा यूं यूं, और अंदर की ओर क्या सिस्टम होगा, अंदर की ओर होगा वो कुछ यूं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो प्रश्न अगर ये बने, देखो एक प्रश्न से और अगला सवाल कि चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा होगी, तो आपको लिखना है चुंबक के बाहर होगी वो तो एन से एस की ओर होगी, चुंबक के आउटसाइड में, ठीक है ना, एक्सटर्नल साइड में। और चुंबक की इंटरनल पार्ट में क्या होगा, एस से एन की ओर होगी, ये दिशा देख लो। ठीक है, हाँ, आगे अपन चलते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि घरेलू विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किस उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब होता है अपने घरों में,
ठीक है। अपने घरों में या घरेलू विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किस उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रित का मतलब क्या होता है? यानी धारा को बंद करना या चालू करना किसके द्वारा अपन करते हैं? ठीक है, वो देखो अवश्य के हिसाब से अपन देखें ऑप्शन के हिसाब से। नंबर 1 स्विच, नंबर 2 बैटरी, नंबर 3 वोल्ट मीटर, नंबर 4 बल्ब। तो देखो आंसर से पता लग रहा है बल्ब से होगा क्या? नहीं, बल्ब तो क्या होता है? बल्ब होता है। बैटरी ना, बैटरी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है? धारा के प्रवाह को किस उपकरण द्वारा नियंत्रित करना है। की पॉइंट ये, नियंत्रित। नियंत्रित किसके द्वारा होगा? कंट्रोल। धारा को कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते? बल्ब से थोड़ी होता है, बैटरी से भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज नापा जाता है। ठीक है, बल्ब है, बल्ब क्या करता है? बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी के कारण तो अपन को प्रकाश है वो दिखाई देता है, यानी प्रकाश के कारण अपन एक दूसरे को देख पाते हैं। बल्ब का क्या कार्य होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। बैटरी का क्या कार्य होता है? बैटरी का कार्य होता है कि केमिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में, सॉरी केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, बैटरी। और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज बताता है, वोल्टेज डिफरेंट बताता है। तो अपना आंसर क्या आएगा? बिल्कुल स्विच, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट सही है अपना। अपना आंसर देखो क्या हो जाएगा? स्विच ही तो होगा। स्विच से ही तो अपन नियंत्रित करते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तो धारा चलेगी, और स्विच को ऑफ करेंगे अर्थात कनेक्शन को तोड़ देंगे तो धारा का कंट्रोल हट जाएगा। क्लियर, सीधी सीधी बात है। ठीक है, हाँ, ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जैक्ट आपको क्लियर रूप से समझ में आए होंगे। पार्ट बहुत सिंपल है, समझने आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? ओवरलोडिंग के कारण क्या खतरा हो सकता है? ओवरलोडिंग से यूं घबराना नहीं। ओवरलोडिंग का मतलब है कि ये एक थोड़ा यूं टेक्निकल वर्ड दिया है। ओवरलोडिंग का मतलब है कि कभी कभार मान लो कि करंट है घरों में, कभी नहीं होता है कि टेक्निकल एरर के कारण कभी ऐसे कहते नहीं कि धारा एकदम ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई। तो ओवरलोडिंग या लोड से अधिक हुई, कभी धारा का मान है जो लोड से भी अधिक हो जाता है। तो क्या सिस्टम होता है? कभी एक बार ऐसा नहीं सुना है कि उपकरण है वो जल के नष्ट हो गए या जल गए, क्षति हो गई? क्यों? क्योंकि एकदम धारा का अचानक धारा अधिक आ गई थी। तो इसलिए तो अपन आपको पता होना चाहिए। कल अपन ने देखा था एक अगले वाले लेसन के अंदर कि यहाँ पर, सॉरी मैंने वो 12th में देखा पढ़ाया था कि क्या सिस्टम होता है कि वहां पर फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज के कारण क्या होगा कि यदि मान लो कि धारा ज्यादा भी आ जाएगी तो फ्यूज है वही क्षति हो जाएगी, यानी फ्यूज का तार है वही डैमेज हो जाएगा, है ना, बाकी उपकरण क्षति नहीं होंगे। ये होता ओवरलोडिंग, यानी धारा का प्रभाव। धारा अचानक से जल्दी, यानी सॉरी अचानक से अधिक मात्रा में धारा की क्वांटिटी आ जाती है, वो ओवरलोडिंग हो जाता है। देखिएगा आंसर पर कैसे पहुंचेंगे। ओवरलोडिंग के कारण खतरा होता है। क्या बताया इसने? खतरा। केवल वोल्टेज बढ़ता है? बिल्कुल, वोल्टेज तो बढ़ता है, लेकिन केवल आया है, केवल अकेला वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज के साथ साथ और भी तो ज्यादा कुछ काम होगा। ठीक है, हाँ ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर केवल आया तो थोड़ा सा प्रश्न को देखो। विद्युत उपकरणों का जलना या फ्यूज का उड़ना, बिल्कुल मेन एग्जैक्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अपन कर रहे हैं घरों में बात। ठीक है, विद्युत उपकरणों का जलना या फ्यूज का उड़ना, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा विद्युत मीटर का खराब होना, ना खराब होना अलग सेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता कि विद्युत मीटर का जलना तो अपन कह सकते थे कि मान लो कि विद्युत मीटर के अंदर जल सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी इतना नहीं है। एक है परिपथ का टूटना, नहीं परिपथ का टूटना डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, परिपथ तो कब टूटेगा? जब परिपथ कब, या तो अपन स्विच ऑफ करेंगे तब टूटेगा, या फिर कब टूटेगा? जब उपकरण क्षति होंगे, उपकरण टूटेंगे, तो फिर उपकरणों का क्या है? परिपथ टूटेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इन चारों में से एक एग्जैक्ट और अच्छा आंसर क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा शानदार है, फ्यूज का उड़ना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आएगी ना तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले आगे कौन होता है? फ्यूज ही तो होगा, क्योंकि ये पीछे तो घर होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट, ये होगा घर, और घर और एक्सटर्नल पार्ट, ये घर है, ये अपना एक्सटर्नल पार्ट है या बाहरी विद्युत है, और ये घर। ठीक है, इन दोनों का जोड़ने वाला कनेक्शन होता है। मध्य भूमिका कौन निभाता है? फ्यूज ही तो निभाता है ना। फ्यूज के माध्यम से ही पूरा करंट अपने घरों में आता है। क्लियर है? तो मेन जहां फ्यूज का उड़ना आ जाए ना, ओवरलोडिंग कारण जहां फ्यूज वर्ड आ जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो देखो घर विद्युत उपकरणों का जलना, और इससे भी अच्छा ये फ्यूज का उड़ना, और इसी के कारण आंसर इसके ऊपर जाएगा, और सेकंड नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्यूज उड़ जाएगा। और इससे अगर फ्यूज नहीं है, अगर मान लो फ्यूज यहाँ पर नहीं है और डायरेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा? विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो जाए। नष्ट का मतलब क्षति हो जाएगी। क्लियर है? ओके, हाँ अगला सवाल। अगला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
को सर्वप्रथम किसने खोजा था? चलिएगा देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? पहला है आइंस्टीन, फेराडे, ऑरस्टेड और न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें आइंस्टीन तो आएगा नहीं, आइंस्टीन भी गलत है, और क्या गलत है, और फेराडे भी गलत है, न्यूटन भी गलत है। तो अपना आंसर किसके ऊपर जाएगा? ऑरस्टेड के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? ऑरस्टेड के ऊपर जाएगा। कैसे बताए? ऑरस्टेड ने क्या किया था, मैं आपको जल्दी बता दो, हो सकता है आपके अंदर प्रैक्टिकल प्रयोग वगैरह होंगे। ऑरस्टेड ने क्या देखा, एक चुंबकीय सुई थी, जैसे ही मान लो एक करंट कैरिंग वायर था इस प्रकार, ये मान लो कि एक तार जा रहा है, ठीक है, एक कोई भी करंट कैरिंग तार है, यानी ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये मान लो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ऑरस्टेड ने क्या देखा कि ये एक चुंबकीय सुई ली थी, यहाँ पर एक है ना चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई लेंगे तो क्या होगा, एक पृष्ठ पर होगा N और एक पर क्या होगा S। वो जैसे ही चुंबकीय सुई को इस करंट कैरिंग वायर अर्थात विद्युत चालक धारावाही चालक तार के पास जैसे चुंबकीय सुई को ली, है ना, या तो चुंबकीय सुई को विद्युत धारावाही चालक तार के पास लेके गए, या मैं दूसरा पॉइंट यूं कह सकता हूं कि ये चुंबकीय सुई थी और इसके पास में मैंने करंट कैरिंग वायर को लाया, तो हुआ क्या, इसके कारण इस मैग्नेटिक जो सुई है ना इसके अंदर हलचल उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? हलचल। हलचल का मतलब क्या हुआ, ये यूं हल्की हल्की घूमने लग गई यूं ऐसे। तो इससे इसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ कोई ना कोई एक चित्र उत्पन्न होता है, और उसने उस चित्र का नाम क्या दे दिया था? चुंबकीय चित्र किया था। आई बात समझ में? तो ये कौन सा वैज्ञानिक था? ये था ऑरस्टेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरस्टेड हो जाएगा। अर्थात इसका सेंस क्या हुआ? सेंस ये निकला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ऑरस्टेड ने खोजा था। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी मैं बताता, आइंस्टीन किसका जनक हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा? आइंस्टीन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। क्लियर है? ओके, अगला पॉइंट, अगला सवाल क्या है कि विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य वही ये वाला है ना, ये कार्य क्या? विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य यही है, ठीक है ना। ये कंडीशन में होती है ना, ओवरलोडिंग आती है करंट, तो ये बस ये इसका कार्य है, जल के नष्ट होना। अर्थात ये जब नष्ट होगा तो होगा क्या? तब परिपथ टूटेगा, और जब परिपथ टूटेगा तब ये विद्युत उपकरण है वो जलने से बचेंगे। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है विद्युत जो अपना फ्यूज है वो अपने घर के उपकरणों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्लियर है? चलो देखते हैं इसमें अच्छा पॉइंट क्या बनता है। तो देखो विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1 विद्युत उपकरण को चालू करना, नंबर 2 विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखना, नंबर 3 विद्युत ऊर्जा का माप करना, नंबर 4 विद्युत धारा को नियंत्रित करना। तो देखो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है क्या? ना, ये भी नहीं करता है। विद्युत धारा को नियंत्रित तो कौन करता है? धारामापी करता है, जिसको RH के द्वारा लिखते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल धारा रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट, ठीक है, वो करता है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा का मापन, ना, विद्युत ऊर्जा का मापन ये नहीं करेगा, मापन थोड़ी करता है ये तो एक सीधा सा तार लगा हुआ होता है निम्न गलनांक का, ठीक है। उसके बाद में विद्युत परिपथ को सुरक्षित करता है, हाँ बिल्कुल ये सही है। क्या हो जाएगा? ये विद्युत परिपथ को क्या करता है? ये सुरक्षित करता है। क्लियर है बात? विद्युत उपकरणों को चालू, ना, चालू भी नहीं करेगा। अरे भाई चालू और बंद करने का कार्य तो किसके हाथ में? वो तो फ्यूज के हाथ में, सॉरी क्या नाम, चालू और बंद करने का कार्य वो तो किसके हाथ में? स्विच के हाथ में। स्विच विद्युत उपकरणों को चालू करेगा और विद्युत उपकरणों को क्या करेगा? बंद करेगा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा। तो इसको मैं तो चालू करना ये किसके हाथ में हो जाएगा? स्विच के हाथ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है ना, ये सीन हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या बनेगा? बहुत शानदार सवाल आया है। क्वेश्चन क्या आया वो देखिएगा। क्वेश्चन ये आया है कि विद्युत, हाँ बिल्कुल, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ये देखिए विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? दिख रहा है क्या? मैं वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? देखिएगा, विद्युत चुंबक कठोर लोहे का, नरम लोहे का, नंबर ए कठोर लोहा, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हालांकि चुंबक है वो लोहे से बनता है, वो अलग बात है, लेकिन इसने क्या बोला है? विद्युत चुंबक।
विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? आंसर इन चार में से देना है। कठोर लोहा, नरम लोहा, किसी भी प्रकार का लोहा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा नरम लोहे से। किससे बनाया जाता है? नरम लोहे से बनाया जाता है। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या आएगा? नरम लोहे से। अच्छा, इसका भी क्या कारण है बताइए? क्या नरम लोहे का कारण क्या है बताओ? तो नरम लोहे से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जो है ना नरम लोहा, नरम लोहे का रीजन क्या बताओ? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि एक तो इसकी धारणशीलता होती है वो कम होती है ना। इसकी क्या है? इसकी चुंबकीयशीलता, सॉरी, एक तो हो जाएगा चुंबकीयशीलता, इसकी चुंबकीयशीलता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है। और दूसरा एक ये हो जाएगा कि इसकी जो धारणशीलता है, धारणशीलता है वो क्या हो जाएगी? धारणशीलता वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये सीन होता है। धारणशीलता कम होने का क्या तात्पर्य है? धारणशीलता क्या? धारणशीलता, अब आप कहोगे ये उच्च होती है, ये निम्न होती है, इसका तात्पर्य क्या? ये है क्या? बस मेरे हिसाब से तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं बता तो रहा, लेकिन अगर मान लो कि कंफ्यूज हो जाए तो पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कि चुंबकीयशीलता किसी भी, कोई भी ऐसा नरम लोहा लो। क्यों लो नरम लोहा? क्योंकि नरम लोहे की चुंबकीयशीलता उच्च, धारणशीलता कम। उससे क्या होगा? विद्युत चुंबकीय बनाया जाएगा। क्लियर है बात? क्यों बनाया जाएगा? देखो, मैं धारणशीलता का तो बहुत सरल एग्जांपल में बताता। सरल एग्जांपल का मतलब ये होता है, आप कहोगे कि धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, लेकिन धारणशीलता कम का तात्पर्य क्या? तब आप समझ में आएगा कि नहीं, वास्तव में धारणशीलता है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। धारणशीलता कम होने का मतलब क्या है? धारणशीलता कम होने का तात्पर्य यह है कि पहले इसका समझो कि विद्युत चुंबक कैसे बनता है। विद्युत चुंबक बनने का तात्पर्य क्या है? विद्युत चुंबक ऐसे बनाया जाता है कि एक नरम लोहा होता है साधारण सा, ठीक है, और उस नरम लोहे के अंदर है ना बड़ी बड़ी क्रेनें होती है ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। उसमें ये होता है कि एक नरम लोहा होता है, उस नरम लोहे के अंदर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, और विद्युत धारा जैसे जैसे सप्लाई करेंगे वैसे वैसे ये नरम लोहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी क्या नाम, चुंबक में। ये नरम लोहा जैसे जैसे क्या होगा? चुंबक में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे, नरम लोहे का जो प्रभाव है, लोहे का जो प्रभाव है उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएंगे। ठीक है, लोहे के अंदर क्या आ जाएंगे? चुंबकीय गुण आ जाएंगे। जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय गुण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय गुण बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या? वो चुंबक का रूप धारण ले लेगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? उसने विद्युत धारा को धारण किया, विद्युत धारा को धारण करने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबक का गुण धारण हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसमें हो गया, अब मान लो कि मैं कह रहा हूं इसमें धारा के मान को कम कर रही है, मैंने धारा को हटा दिया। क्लियर है? जैसे ही मैं धारा को हटाऊंगा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है या चुंबकीय क्षेत्र वो भी हट जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का हटने का मतलब क्या हुआ? धारा है तब तक तो ये चुंबक था, जैसे ही मैंने धारा को हटा दिया, जैसे ही मैंने धारा को हटाया तो ये चुंबक है, चुंबक का गुण इसमें भी क्या हो गया? नष्ट हो गया, और वापिस क्या हो गया? नरम लोहा हो गया। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये हुआ कि इसके अंदर धारणशीलता क्या हुई? कम हुई। क्यों हुई धारणशीलता कम? क्योंकि मैंने विद्युत धारा को हटाते ही इसके अंदर धारण करने की कैपेसिटी वापस क्या होगी? डाउन हो गई। इसको ही बोलते हैं धारणशीलता, और वो क्या होती है? कम होती है। अच्छा, प्रश्न ये किसी के दिमाग में आता है कि सर यदि मान लो कि धारणशीलता अधिक हुई तो क्या होगा? अरे देवता, अधिक हुई धारणशीलता तो इससे ये होगा कि मान लो कि विद्युत धारा की सप्लाई की, तब तो उसको क्या बन गया? नरम लोहा, नरम लोहा चुंबक बन गया। और जैसे ही मान लो कि धारा हटाएंगे तो वो चुंबक है, वो चुंबक का चुंबक ही रहेगा, है ना, वो ये चुंबक का चुंबक ही रहेगा। वापिस वो कन्वर्ट है वो धीरे धीरे होगा या न के बराबर होगा। तो नरम लोहा है वो तो चुंबक बना ही रहा। क्लियर है बात? वो नरम लोहे में वापस कन्वर्ट हुआ भी नहीं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अपन को जब भी जरूरत है ना, इससे होगा क्या? होगा ये कि बार बार सभी नरम लोहे या सभी लोहे को चुंबक बन जाएंगे। और जब धारणशीलता यदि कम हुई तो क्या हुआ? जब अपन को जरूरत है विद्युत धारा सप्लाई की, चुंबक बना दिया, विद्युत धारा हटा दी, चुंबक वापस नरम लोहे में कन्वर्ट हो गया। मीन्स क्या हुआ? धारणशीलता कम और चुंबकीयशीलता क्या हुई? उच्च हुई। चुंबकीयशीलता उच्च होने का क्या मतलब हुआ? धारा अधिक हुई तो चुंबकीय मैग्नेट, चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर बात? हो सकता है मैंने थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा समझा दिया है, लेकिन ये आप याद रख देना। ठीक है, याद कब रहेगा? जब मैंने समझाया ये समझ में आएगा तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन, चित्र
चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की क्या दिशा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा यहाँ एक नियम आएगा, वो इसमें ये क्या बोला है, देखो ये यूं कह रहा है कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, ये ठीक है, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है। ये है चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी एम मैग्नेटिक फील्ड, या आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे, आप चुंबकीय क्षेत्र ही लिखो। इससे देखो एक नियम मैं बता रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अब क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ यूं है, यानी ये यूं कह रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो यूं आ रहा है, यूं लंबवत है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यूं गति कर रहा है। तब ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, वो कंटिन्यू इसके अंदर जा रहा है, यूं कंटिन्यू इसी के अंदर चल रहा है, ये बाहर नहीं आया है, ठीक है, इसके अंदर ये यहां से यहां तक आ रहा है, मान लो इसके अंदर चल रहा है, कहने का मतलब। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से यूं, बस ये इसकी दिशा है, ठीक है, ये इसकी क्या है, दिशा है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। ये इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही घुसेगा तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर फोर्स का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आरोपित बल की दिशा ज्ञात करनी है। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स का मान ज्ञात करना है, फोर्स की दिशा ज्ञात करनी, क्लियर है बात? इसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है, अर्थात दिशा ज्ञात करनी। कैसे हो गई देखो, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है, और उस नियम को आपने पढ़ा भी है, समझा भी है और सुना भी है, ठीक है। उस नियम का अपन रिवीजन करते हैं, वो होता है वाम हस्त नियम। क्या होता है? वाम हस्त नियम, यानी बाएं हाथ का नियम। क्या होता है बाएं हाथ के? यदि सर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा यू हुई तो धारा की दिशा क्या होगी, इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो देखो सर के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, या बाएं हाथ या वाम हस्त भी कह सकते हो, या बायां हाथ भी कह सकते हो, क्लियर है? हाँ, या फिर आप लेफ्ट हैंड भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मान लो कि मेरा बायां हाथ है। अब ये कह रहा है कि बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? बाएं हाथ का नियम ये बोलता है कि आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीन है, इन तीनों को आप एक दूसरे के लंबवत डालो। बिल्कुल सर, डाल दिया, ठीक है। बाएं हाथ का नियम वापस बोल रहा हूँ, ये बोलता है कि आप अंगूठा, ये आपकी तर्जनी होती है और ये बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं, मध्यमा। इन तीनों को आप लंबवत कर दो, बिल्कुल लंबवत कर दिया। तो उसके अंदर इन तीनों को, यदि अंगूठा है, देखो अंगूठा ऑलवेज हमेशा फोर्स की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? फोर्स, अर्थात बल की दिशा बताता है, ठीक है। अच्छा, ये है तर्जनी है, वो किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, क्लियर है। और ये जो है ना, ये मध्यमा, ये धारा की दिशा को बताती है, क्लियर है। तो इसमें यदि आपको दो दिशा दी हुई तो तीसरी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन कौन सी दिशा दी हुई, एक तो सर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है, ये एम की दिशा दी हुई है, मैग्नेट की, ठीक है। और एक किसकी दिशा दी हुई है? इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी ना, है ना। इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ यूं है तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विद्युत और इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, आई का मान, आई हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तब देखो मैं इस नियम के अनुसार मैं क्या कहूंगा, देखो सबसे पहले ये तर्जनी को एग्जैक्ट इस दिशा में लेके गए, बिल्कुल लेके गए, ठीक है। अब देन उसके बाद में अपन को किसका मान ज्ञात करना है? फोर्स का मान ज्ञात करना है, अर्थात किसका मान ज्ञात करना है? इस अंगूठे की दिशा ज्ञात करनी है, क्योंकि अंगूठा फोर्स को बताएगा, क्लियर है। तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और ये किसको बताएगी? मध्यमा, धारा को बताएगी, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं आ गया, ओके। अच्छा, धारा है वो कैसे आएगी बताओ? धारा कैसे? बायां हाथ लेना है, दायां हाथ लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। धारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, धारा की दिशा, धारा की यूं थोड़ी आएगी, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, यानी इसको यूं करेंगे, क्लियर है। तो देखो ये एम, ये धारा की दिशा, ये अंगूठे की दिशा, ये अंदर की ओर, किसकी ओर जाएगी? अंदर की ओर, यूं होगा अंगूठा, यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो इसके अंदर क्या होगा? फोर्स की दिशा, तो फोर्स की दिशा ये अंदर की ओर है ना, तो इसको अपन एस से लिखते हैं, क्रॉस से अंदर की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहां पर दाईं ओर, बाईं ओर, कागज के बाहर की ओर आते हुए या कागज के भीतर की ओर जाते हुए,
कि देखो आया ना, तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर आएगा क्या, नहीं, बाईं ओर आएगा क्या, नहीं। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते, कागज के बाहर की ओर जाते हुए, कागज के बाहर की ओर आने का मतलब यूं, यूं, ठीक है, और ये है कागज के भीतर की ओर जाते हुए, कागज के भीतर की ओर जाते यानी यूं। तो इसमें क्या सीन बन रहा था, यूं ही तो कुछ हो रहा था, यूं ही हो रहा था ना, तो इसका मतलब क्या है, कागज के भीतर अंदर की ओर जाते हुए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। क्लियर है बात। मैं एक बार वापस आपको रिवीजन करवाऊं, बहुत ये एग्जाम में पूछता रहता है सवाल। ये क्या हो जाएगा, देखो वापस इसको मैं यहां से बता देता हूं, टाइम हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं। वाम हस्त नियम, इसमें 3 चीज आती है। नंबर 1 अंगूठा, नंबर 2 तर्जनी, और नंबर 3 मध्यमा। ठीक है, ये सीन हो जाएगा। तो ये सीन होगा तो इसमें कौन क्या किसको बताएगा, अंगूठा है वो फोर्स की दिशा को बताएगी, बल की दिशा, बल की दिशा, ये हमेशा ये दिशा को व्यक्त करता है, ये बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तर्जनी है वो किसको व्यक्त करेंगे, एम, एम का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, धारा को, किसको करेगा, ये आई धारा को, धारा को, करंट को। क्लियर है, देखो याद ऐसे रखना है। ठीक है, अंगूठा किसको बताएगा, बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा किसको बताएगी, आई धारा को। ठीक है, देखो इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको, इन दिनों को कैसे याद रखना है वो देखो, याद करने का एक छोटा सा तरीका है। ये आपको एफ से याद रखना है, ये एम से याद रखना है, और ये सी से याद रखो। देखो एफ से याद रखना, जनरली लंबे समय तक याद करने का तरीका केवल एफ से याद रखना है फादर, ठीक है, एम से याद रखना है मदर, और इससे याद रखना है चाइल्ड। ठीक है, एफ एम सी। ठीक है, यहां से ऊपर से चलो फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। सी का मतलब फिर याद रखना करंट है ना, ये चीज, ये केवल मैं कह रहा हूं याद रखने का तरीका, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखने का तरीका केवल, ओनली याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका। ठीक है, बाकी कोई नहीं, एफ एम सी, एफ से क्या हो जाएगा फोर्स, एम से मैग्नेटिक, सी से करंट। ओके, ये है आपका वाम हस्त नियम। चलिएगा आगे चलते। ओके ओके ओके, हाँ अगला सवाल, अगला क्या है सवाल देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो पहला है डेसिबल, दूसरा वेबर, तीसरा न्यूटन, चौथा ओरेस्टेड। तो क्या है देखिएगा, डेसिबल ना, दूसरा वेबर नहीं, न्यूटन नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर, ओरेस्टेड आएगा। क्या आ जाएगा, ओरेस्टेड आ जाएगा। देखो इससे और नई चीज एक बता देता हूं, ये किस किस के मात्रक होते हैं देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओरेस्टेड हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा, डेसिबल किसका मात्रक होता है, डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल मात्रक होता है ध्वनि का। ठीक है, डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि का होता है। वेबर किसका मात्रक होता है, वेबर, हालांकि आपके अंदर नहीं है, ये होता है फ्लक्स का मात्रक, ये किसका मात्रक होगा, फ्लक्स का। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन किसका होगा, बल का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बल का। अपना आंसर क्या आएगा, ओरेस्टेड। ओके, यानी यहां से मैं और आपको चलो ये भी यहां लिखवा देता हूं। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ, ओरेस्टेड। ठीक है, और ये इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं अपना। अगला अपना क्वेश्चन क्या होगा, अगला अपना क्वेश्चन है, ये हो गया, हाँ ओके। देखिएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, बात आया परिनालिका की। सर के परिनालिका क्या होती है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है परिनालिका। परिनालिका क्या होती है देखिएगा, परिनालिका कभी परिभाषा पूछ सकता है, क्या लिखनी है परिभाषा, देखो परिनालिका की परिभाषा 1 नंबर में आती है कभी एक बार, तो लिखना है कि किसी विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर, ठीक है ना, या किसी कुंडली पर लपेट, या मैं यूं कहूं किसी विद्युत रोधी तांबे के तार को कुंडली पर लपेट कर बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। कुंडली क्या होगी, गोल होगी, उस कुंडली गोल पे ऊपर आप तांबे के तार को लिपट लो, ठीक है, ओके, या तांबे का तार नहीं बोलो तो आप धारावाही चालक तार बोल दो, उसको लिपट दो और उसके बाद इसको बाहर निकालो, तो जो बनने वाली जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी। तो क्या वो कुछ इसी प्रकार बनेगी, क्या देखिएगा, कुछ इसी प्रकार होगी परिनालिका, बिल्कुल ये आपकी परिनालिका हो, ये आपकी क्या हुई, परिनालिका हुई, ठीक है, इसी को बोलते परिनालिका, ठीक है। इसके अंदर ये धारा प्रवाहित होगी तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। मान लो कि इसके अंदर से मैंने यूं कह दिया कि इसके अंदर से मान लो कि मैंने कहा आई धारा यहाँ यूं आ रही है, आई धारा, तो बताओ यहाँ से क्या आएगी, बाहर की ओर आएगी कि नहीं आएगी धारा, बिल्कुल आएगी। और आगे ओरस्टेड ने क्या बताया था, आगे ओरस्टेड ने ये बताया था कि जब कोई चालक तार है ये और इसमें कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसकी चारों ओर क्या उत्पन्न होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही तो ओरस्टेड ने बताया था। और इसी ओरस्टेड ने बताने के कारण, है ना, इसी के कारण ही तो इस पाठ को पढ़ रहे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात जहां जहां धारा होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। कोई भी धारावाही चालक तार के कारण चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और उसको प्रैक्टिकल कैसे किया था, एक चुंबकीय सुई ली थी ओरस्टेड ने और उसमें हलचल उत्पन्न हुई थी, उसी के कारण उसने कहा था कि धारावाही चालक तार के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, देखो हमेशा धारा प्रवाहित होगी तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अदरवाइज परिनालिका में नहीं होगा। मैं ये कहूं कि आई का मान 0 कर दूं, आई नहीं आएगी, तब क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि आई करंट सप्लाई हो रहा है, इट मींस यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ही होगा। क्लियर है बात। तो इसमें आई धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगी, देखो कुछ इस प्रकार होगी, यूं होगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी और वापिस यूं आ जाएगी। यहां से यूं आके क्या आएगा, कुछ यूं 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 और यहां से क्या आएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है, चलती जाएगी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो नंबर 1 कह रहा है शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसके सिरों की ओर आने पर बढ़ता है क्या, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों पर जाने पर घटता है। तो देखो इसके सिरे ये हुए, अच्छा सिरों पर जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा क्या, ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिरों पर भी वही तार है और यहाँ पर भी वही तार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सिरों पर जाने पर घटता है क्या, ना ऐसा नहीं है सीन। सभी बिंदुओं पर समान रहता है, इसको हाँ बिल्कुल सभी बिंदुओं पर क्या रहेगा, समान ही रहेगा। इसके सिरों पर आने पर बढ़ता है नहीं, या शून्य होता नहीं। यहां पर क्या होता है कि जैसे इसमें करंट स्टार्ट होगा ना, जैसे इसमें धारावाही चालक तार में जब आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके सेंटर में क्या होगा, इसके यहां पर है ना, ये कुछ इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यूं, और उसकी दिशा यूं होती है, कुछ यूं होती है, ये होती है, ये इसके बीचों बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और यहां पर ऊपर कुछ यूं होता है, ये ऊपर की ओर जाता है यूं, और यहां पर भी क्या आएगा, ये कुछ इस प्रकार आता है, इस प्रकार चलता है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है बताओ, सभी बिंदुओं पर क्या हो रहा है, एक जैसा ही तो है। यहाँ देखो यहाँ तो भले बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ सभी जगह समान ही तो है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या होगा, सभी जगह समान होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। क्लियर है बात, ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, धारावाही चालक तार में। ओके, अब देखिए आगे अगला सवाल अपना बन रहा है कि हमारे देश में विद्युतमय तार तथा उदासीन तारों के मध्य विभवांतर कितना होता है। हमारे देश अर्थात भारत के अंदर विभवांतर कितने वोल्टेज की धारा प्रवाहित होती है। तो हमारे यहाँ ये फिक्स होता है, हमारे इस भारत देश के अंदर 220 वोल्टेज के करंट सप्लाई होता है। कितना का होता है, 220 वोल्टेज का, ठीक है। तो मैं यूं कहूंगा भारत में धारा वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज भारत में घरों की धारा का वोल्टेज
कितना होता है 220 वोल्ट। भारत में 220 वोल्टेज की धारा प्रवाहित होती है, 220 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, यहां पर इसकी आवृत्ति कितनी होती है भारत के अंदर? आवृत्ति पूछे तो कितना होगा? आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, एच और जेड ये 50 है। ठीक है, आवृत्ति पूछे तो क्या लिखना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, या हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोनों, ये फिक्स होते हैं, फिक्स है। ठीक है, ये भारत सरकार की मानते हैं। वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्टेज, और ये आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। इसको 50 हर्ट्ज नहीं लिखो तो सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड इनवर्स, सॉरी 1/सेकंड। सेकंड को ऊपर आएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 260 नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 240 भी नहीं होगा, आंसर आएगा 220 वोल्टेज। क्लियर है बात? ये तो फिक्स याद ही रखने वाली बात है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं होती है। वोल्टेज भारत में 220 वोल्टेज की धारा सप्लाई होती है, और धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? वो होती है अपनी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलें क्या? मैं उम्मीद करता हूं ये एकदम एग्जैक्ट आराम से आपको रिवीजन के तौर पर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। हाँ, और बहुत शानदार क्वेश्चन आया एक और। देखो क्या बोला? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन, देखो नाम स्पष्ट। लघु पतन का तात्पर्य क्या होता है बताइए जी? लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। लघु पतन के समय लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होती है? शॉर्ट सर्किट कब होती है? हमारे घरों में दो प्रकार के वायर चलते हैं। ठीक है, एक होता है रेड कलर का और एक कौन सा होता है? ब्लैक कलर का। होता है कि नहीं होता है? यानी इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं क्या कि जब लघु पतन कब होता है? जब दोनों तार मिलते हैं। ठीक है, जब दोनों चल रहे हैं अलग अलग अपने हिसाब से चल रहे हैं तब तो कोई नहीं होगा, लेकिन जब तार टूट जाने पर या कभी पुराना तार होने पर या कोई भी ऐसी स्थिति हो जाती है जब दोनों तारों का कनेक्शन जो जा रहे हैं दोनों तारों का कनेक्शन हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? एकदम शॉर्ट सर्किट होगी। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये वहां अचानक धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और अचानक जब धारा का मान बढ़ता है तो इसमें वहां पर एकदम शॉर्ट सर्किट टाइप में होता है, उसमें प्रभाव बढ़ जाता है। उसमें प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होगा? वहां पर एकदम शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हो जाती है। क्लियर है? जब दोनों तार मिल जाएंगे, है ना, जब दोनों के तार मिल जाएंगे, कौन सा? एक तो अपना विद्युत मेयत वाला तार और एक उदासीन तार, ये दोनों तार, एक उदासीन वायर चलता और एक विद्युत मेयत वाला तार, दोनों मिल जाएंगे ना, उस कंडीशन में धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। क्लियर? और उसके कारण ही क्या होती है? शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन बनती है। क्लियर है? ओके, तो देखो यहां पर क्या होगा? जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर परिवर्तित होगा। बताओ, लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट होगी तो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा ना, निरंतर परिवर्तित होगा नहीं, तो क्या हो जाए? तो इसका मतलब ये होता है बहुत अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा धारा का मान। लघु पतन के समय क्या हो जाएगा? बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या देखिएगा? हाँ, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये कह रहा है कि कोई धारावाही चालक तार है। देखो ये जैसा कह रहा है वैसे तो मैं बना रहा हूं। क्या बोल रहा है? किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक तार। ये विद्युत धारावाही चालक तार है, इसका मतलब इसमें मुझे आई धारा प्रवाहित मैं कर दूं। बिल्कुल, इसके अंदर सर आप आई धारा प्रवाहित कर दो। तो देखो ये कोई धारावाही चालक तार है और इसके अंदर मैंने क्या कर दी? आई धारा प्रवाहित कर दी। ओके, ठीक है। अच्छा, जब मैं आई धारा प्रवाहित करूंगा तो यहां पर एक और नियम आता है और वो आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ओके, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपन ये हाथ लिया, ठीक है, अपना राइट हैंड लेना है। यहां पर वाम हस्त की बात नहीं कर रहा हूं, यहां राइट हैंड लेना है और धारा की दिशा के अंदर अंगूठा रखना है। ओके, धारा वाली दिशा उसके अंदर क्या रखना है? अंगूठा, और फिर अपनी अंगुलियों को मोड़ना यूं। धारा की दिशा, मान लो धारा यूं जा रही है तो ये क्या होगा? अंगूठा इस दिशा में आएगा और यह जो मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, इसको मोड़ना है। जिस दिशा में अंगुलियां मुड़ती है वो दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये हुआ कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसके मध्य संबंध बताता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में वो आई धारा और चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य संबंध बताता है। आई और बी के मध्य क्या होगा? आई की दिशा में आप क्या रखो? अंगूठा रखो, तो घूमती हुई अंगुलियां हैं, राउंडेड जो अंगुलियां वो किसको बताएगी? बी को बताएगी। या इसके विपरीत कहूं कि यदि मान लो कि धारा यूं गोल गोल घूम रही है, धारा यूं गोल गोल घूम रही है,
ठीक है, तो गोल गोल घूम रही है धारा, उस दिशा में आप अंगुली घुमाओ, तब उस कंडीशन में ये किसको व्यक्त करेगा, इसका ऑपोजिट। जब ये गोल गोल घूम रही है, वो अगर धारा है, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत। तो आपको पता है क्या, परिनालिका के अंदर क्या सीन बन रहा था, परिनालिका के अंदर क्या था, धारा यूं गोल गोल घूम रही थी। देखो बताता हूं मैं, इसलिए आपको बताया, यहां देखो परिनालिका में क्या हो रहा है, परिनालिका में ये वाला हाथ लगाओ, देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, धारा कुछ यूं जा रही है, यूं जा रही है ना, परिनालिका कुछ यूं है ना, यूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब धारा की दिशा, सर आप कह रहे हो कि अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहेगा, तो अब धारा की दिशा तो यहां पर भी चेंज हो रही है, यहां पर यूं आ रही है, यहां पर यूं आ रही है, तो अंगूठा को फिर कैसे चेंज करें, हो नहीं सकता। तो जब धारा की दिशा वक्राकार होती है, उस कंडीशन में धारा की दिशा में ये मुड़ी हुई अंगुलियां लो, जब ये मुड़ी हुई अंगुलियां लेगी तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंगूठा को व्यक्त करेगा, अंगूठा व्यक्त करेगा। क्लियर है बात, ये कंडीशन होती है। तो यहां पर क्या सीन होगा पता है क्या, अब यहां पर देखो मैं यहां बताता हूं, अगर मान लो कि परिनालिका यूं और धारा कुछ यूं जा रही है, यूं जा रही है धारा, जब यूं जा रही है तो इस दिशा में आप करो, आप कर दिया इस दिशा में, आपने जब अंगुलियों को धारा की दिशा के अंदर मोड़ने की ट्राई की, तो ये किसको व्यक्त करेगा, ये करेगा मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्रों के ऐसे करने का मतलब क्या, यानी ये वाला सिरा N और ये वाला सिरा S हो जाएगा। क्लियर है, और एक सिरा N और एक S होता है, तभी तो अपन कहते हैं कि परिनालिका वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ओके, वापिस अपने पॉइंट पर आ जाएगा, अपने पॉइंट पर आएंगे तो हाँ ये हो जाएगा। तब ये क्या बोल रहा है, देखो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके चार और क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा गोल वक्राकार होगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की चित्र रेखा तार के लंबवत होती है का, ठीक है, एक पॉइंट है तार के लंबवत होती है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की चित्र रेखा तार के समानांतर, एक कह रहा है लंबवत, एक कह रहा है समांतर होती है। एक कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की चित्र रेखा अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, ये कह रहा है कि इसका उद्भव तार से होता है और अरीय होती है। आई हैव नो आइडिया, क्या पता क्या ये बोल रहा है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय चित्र रेखाओं का केंद्र बिंदु तार होता है क्या, बिल्कुल ये मुझे सही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार होती है, बिल्कुल ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो ये बताओ ये तार इसका केंद्र बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला भी गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाएगा और तीसरा भी क्या आएगा, गलत आएगा। अरे इसको आप प्रैक्टिकली यूं देखो, ये तार है, यूं ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड हुआ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो बताओ इस सर्कल है, यहाँ सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का केंद्र बिंदु ये तार ही तो हुआ कि नहीं हुआ। इसको प्रैक्टिकली देखना है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र की चित्र रेखाओं का केंद्र क्या होता है, तार होता है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा। बहुत शानदार, देखो एक और नए क्वेश्चन के साथ अपन आ रहे हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है, देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं, तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं। कहना ये चाह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, आयन, परमाणु या प्रोटॉन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, जब धारा प्रवाहित होंगे तो धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण तो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, गतिशील कण क्या होंगे, बताओ। ये देखो कहना क्या चाह रहा है, गतिशील कण, गतिशील कण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में अपन ने ये माना है कि क्या होती है, धारा चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ ये कि विद्युत धारा प्रवाहित होती तो गतिशील कण क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ही तो हुए। बिना देखे ये तो देना है जवाब, ठीक है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर है। परमाणु नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, आयन भी नहीं होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे चलते हैं अपन। आगे अपना ये सवाल है कि, आगे सवाल अपना ये कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के होती है। ये तो अपन विद्युत धारा का जब पाठ पढ़ रहे तभी पता लगता है कि हमेशा सर आपको बताते हैं क्या कि आई धारा की दिशा, आई धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के क्या होगा, विपरीत दिशा में।
विपरीत दिशा में। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा उपरोक्त सभी तो होगा भी नहीं, एग्जैक्ट ये तो गलत ही होगा, फिक्स है। लंबवत ना, लंबवत भी नहीं होगा, विपरीत हो सकता है, बिल्कुल। क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये विपरीत ही होगा, समान तो नहीं होगा ना, समान नहीं होगा, क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा। क्लियर है बात, हाँ यही तो है, ये देखो ये विपरीत तो आया, ये क्या होगा, ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते अपन। ओके, ये देखो अपना क्वेश्चन आ गया। बस पार्ट को मैं जल्दी जल्दी पूरा करने की ट्राई कर रहा हूँ। आज 45 मिनट हो गए, 50-55 पर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में, देखिएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की वोल्टता, ओके, और एक आवृत्ति। अरे ये तो वही सवाल आ गया, क्या विद्युत धारा की वोल्टता एवं आवृत्ति कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा बताओ, वोल्टता अपने भारत में कितनी होती है वोल्टता, इसकी वोल्टता हो जाएगी, वोल्टता कितनी होगी, वोल्टता हो जाएगी 220 वोल्टेज, या वी आप कर दो। ठीक है, ये हो जाएगी वोल्टता। अच्छा, आवृत्ति कितनी होगी, वही हो जाएगी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 50 H, और इसके पैरों में Z, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्लियर है, हाँ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, ये इसकी ये फिक्स होती है भारत के अंदर। चलिए अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अपना अगला सवाल क्या आ रहा है, अगला सवाल ये आ रहा है कि चुंबक के बाहर व भीतर चुंबकीय चित्र रेखाओं की दिशा बताइए। बिल्कुल, कितना शानदार सवाल है। ये तो अपन ने पहला या दूसरे सवाल में अपन ने डिस्कशन किया था, हाँ आई थिंक पहला ही सवाल था। ठीक है, चलो वापिस यहाँ पर देखते, चुंबक के बाहर, ठीक है, या चुंबक के भीतर चित्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको चुंबक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चुंबक। देखिएगा अपन चुंबक बनाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ बड़े से आराम से, ये मैंने बना दिया चुंबक बड़ा वाला। ठीक है, और इसके मैंने ये कह दिए कि ये हैं भाई साहब ध्रुव है, ये N हो गया और ये S हो गया। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होगा बताओ, N का मतलब क्या होगा, मैं यही लिख देता हूँ। N का मतलब क्या होगा, N का मतलब होगा उत्तरी ध्रुव। N का मतलब क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, या नॉर्थ पोल भी कह सकते हो। और एस का मतलब क्या होता है, साउथ पोल, यानी दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें बल रेखाओं को बनाओ। बल रेखा कैसे बनेगी बताइएगा, बल रेखा कुछ इसी प्रकार बनेगी क्या, क्या होगा, देखो अंदर की ओर तो क्या होगी, एस से एन होगी, ये होगी अंदर की ओर। हाँ, बाहर की ओर क्या होगी, कुछ यूं यूं, अच्छा यूं 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 यूं। अब क्या होगी, ये बाहर की ओर आएगी तो यूं, ये यूं, ये यूं, ये यूं। अब क्या होगा, इसके पास वाली होगी वो कुछ यूं ज्यादा जाएगी, यहां पर कुछ यूं आएगी, कुछ यूं आ जाएगी। सबसे पास वाली होगी कुछ यूं आएगी, यूं आ जाएगी। ठीक है, यूं, यहाँ है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, यूं आ जाएगी, यूं आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ बाहर आ जाएगी, बहुत सारी होती है यूं। जब तक इसका जितना ज्यादा प्रभाव होगा ना, वहां तक ही जाएगी, जितना ज्यादा प्रभाव होगा वो। कहने का मतलब क्या, ये यहाँ ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या, यानी ये है ना, यहाँ पर डॉट डॉट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये यूं बाहर मिल रही है, यूं कहीं ना कहीं ये बाहर मिल रही है अनंत पर। ठीक है, इस प्रकार ये होता है। ठीक है, तो अभी होगा क्या सर, क्या आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बाहर की ओर क्या होगा, यहां से एन से तो निकल रही है, एस पर जा रही, यानी एन से एस की ओर डायरेक्शन होगी, यूं कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार डायरेक्शन होगी, यूं यूं यूं, सब आउटसाइड में होगी, यहां से आउटसाइड में होगी यूं। तो यहां से क्या होगी, इन साइड में होगी, यूं अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर। और यहां पर क्या होगा, अंदर की ओर होगा।
तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला सर? निष्कर्ष ये निकला कि चुंबक के बाहर एवं भीतर चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा क्या होगी। तो देखो मैं यहाँ यूं कह सकता हूँ, क्या क्या कहूंगा, देखो तो मैं यहीं लिख देता हूं इसका आंसर। देखो इसका आंसर कुछ मैं यूं लिख रहा हूं इस प्रकार, यहां पर दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो बाहर, बाहर क्या हो जाएगी, बाहर n से s की ओर, तो ये हो जाएगी n से s की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा ओके। और अंदर क्या होगी, भीतर, भीतर, भीतर क्या हो जाएगी, भीतर कुछ मैं यहां ही लिख रहा हूं, भीतर की ओर क्या होगा, s से n की ओर, s से n की ओर, ओके। ये आपको सवाल का जवाब देना है एग्जाम में। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। s का मतलब क्या होता है, दक्षिण ध्रुव। आप ये भी लिख सकते हो बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है ना। बाहर क्या लिखोगे, आप ये भी लिख सकते हो बाहर, बाहर आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बाहर की साइड में देखिए, बाहर की साइड में आप n की जगह ये लिख सकते हो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है। और भीतर क्या लिखोगे, s का मतलब क्या होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जैक्ट ये समझ में आया होगा। ये मैंने 2 बार रिवीजन हो गया आज की क्लास के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपना रिवीजन हो रहा है ओके। हाँ आगे देखो, आगे अपना क्या सवाल है, थोड़ा जल्दी करेंगे, 1 घंटा होने आया है। हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कौन से उपकरणों में होता है। इसका तो आंसर ही आ गया, इसका आंसर याद रखना हमेशा, ठीक है, ये आंसर है, याद रखना, एग्जाम में ये पूछा करता है कौन कौन से होता है, यानी क्या क्या होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपकरण में अपन को देखने को मिलता है। तो ये उपकरण हो जाएंगे, क्या है, पहला विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, ठीक है। दूसरा क्या है, और भी है जो जो अपने बुक में है वो यहाँ है, मोटर, कौन सी मोटर, विद्युत मोटर, कौन सी हो जाएगी, विद्युत मोटर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा विद्युत क्रेन। चौथा क्या हो जाएगा, MRI, MRI, ठीक है, MRI मशीन होती है ना, उस MRI में भी किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ओके। आगे चलते हैं अपन। अच्छा, MRI का पूरा नाम देखो दिया हुआ है, हाँ, MRI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, देखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुभाव, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा MRI का पूरा नाम, देखो यहीं मैं वापस लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, और इमेजिंग, मैग्नेटिक MEGNETIC, मैग्नेटिक रेजोनेंस, RESONANCE, मैग्नेटिक रेजोन इमेजिंग, IMAGI इमेजिंग। इसको हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, रेजोनेंस का मतलब अनुनाद, इमेजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, एक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ये तो कर दिया है, ये भी बार तीसरी बार अब मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये यही है, छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, ये वही है, ये वाला, ये छड़ चुंबक है, इसको क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक बोलते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये छड़ चुंबक है, इसको अपन बोलते हैं छड़ चुंबक, क्या बोलेंगे इसको, छड़ चुंबक, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं यही है अभी मैं वापस तीसरी बार ये तुम्हें बता दूंगा फिर तो, ठीक है। एक छड़ चुंबक लेना है और ये सीधा इसको छड़ चुंबक बोलते हैं और ये इसके क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। ये सवाल आपको करना है, ठीक है, ये आपके होमवर्क के अंदर हो जाएगा, ट्राई करना, घर पे बनाने की कोशिश करना, एग्जाम में ये पूछा करते, ये सब एग्जाम में आए हुए कुछ सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, इनके आंसर ये टिका हुए हैं, देखो इसका आंसर, हाँ क्या बोल रहा है, देखो ये विद्युत परिपथों एवं संधारित, विद्युत परिपथों एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले
दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथों एवं साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन से उपयोगी उनका नाम लिखना है घरों के अंदर। तो क्या आएगा, पहला तो विद्युत फ्यूज, और क्या हो जाएगा, भूसंपर्कित तार। ठीक है, तो देखो एक तो हो जाएगा आपका फ्यूज, बिल्कुल ये तो आपको पता ही है, और एक दूसरा होता है भूसंपर्कित तार, यानी अर्थिंग अपन बोलते हैं ना, भूसंपर्क तार, जिसको अपन बोलते हैं अर्थिंग। मैक्सिमम जगह हर घरों में ये अर्थिंग लगाया जाता है। अर्थिंग क्यों लगाया जाता है, मान लो कि वही कभी ओवरलोड धारा आती है तो अर्थिंग के माध्यम से जमीन के अंदर चली जाती है, तो वो होता है भूसंपर्कित तार। यानी जहां पर भी आपको सुरक्षा उपायों के नाम आए तो उसमें लिखना है विद्युत फ्यूज, ठीक है, या फ्यूज या अर्थिंग, विद्युत चुंबकीय भूचुंबकीय तार, ये दोनों याद रखना। ठीक है, हाँ। अगला क्या है, देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कौन सा है? यही तो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जो अपन ने आगे कर देखें। देखो दिशा, कहीं पे भी मैं वापस कह रहा हूं, अगर बल का नाम आए, क्या है बताओ, बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, मैं वापस बोल रहा हूं, धारावाही चालक तार पर बल की अगर दिशा आपको पूछे तो वहां पर आपको लिखना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कौन सा है वाम हस्त नियम? यही तो अपन ने देखा था। वाम हस्त नियम कहाँ गया, देखो अपन ने देखा था ये वाला, ये, इसको, ये कौन सा, इसको फ्लेमिंग लिख दो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, यही वाला सिस्टम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो जाएगा। क्लियर है? अपन देखो सभी ऊपर अपन ने कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक बार वापस बता देता हूँ, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, या क्या है, कितना समय हुआ है, देखो वापस देखो, अंगूठा क्या हो जाएगा, एक अंगूठा है, एक तर्जनी है, रिवीजन कर लो फटाफट, एक मध्यमा है। अंगूठा क्या बताता है, बताओ, फादर, मदर, चाइल्ड। ये तो आपका क्या हुआ, याद करने का तरीका हुआ था, ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, होगा ये कि ये किसको बताएगा, बल को बताएगा, ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये किसको बताएगा, धारा को बताएगा। क्लियर है? ये तो दोनों याद हो जाएंगे, फोर्स, मैग्नेट, और सी से करंट याद रखना है, ठीक है ना। या इसको एक काम करो, ऐसे याद रख दो, सही हो जाएगा। इससे आप फोर्स याद रखो, फोर्स, ठीक है, एम से मैग्नेट, और ये आएगा ये करंट याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका हो गया। अच्छा, लघुपथन, देखो, हाँ लघुपथन वाला शॉर्ट सर्किट, आगे ये तो अपन पढ़ चुके हैं। देखो वापिस यहाँ देख लो क्या है, देखो लघुपथन के समय क्या है, देखो, हाँ, लघुपथन या शॉर्ट सर्किट दोनों कैसा होता है, तो क्या होगा बताओ, लघुपथन और शॉर्ट सर्किट में क्या देखा था, जब दोनों तार है वो क्या हो जाते हैं, टच होता है, ज्वाइंट हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, लघुपथन होता है, शॉर्ट सर्किट होती है। तो क्या होगा, देखो, विद्युतमय तार तथा उदासीन तार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक तो विद्युतमय तार और एक क्या हो जाएगा बताओ, उदासीन तार। ये दोनों तार, इनका क्या हो जाएगा, सीधा संपर्क आने पर, इन दोनों का सीधा संपर्क आ गया, इसमें मतलब क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत शानदार। हाँ, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या है बताइए गए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्या सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एग्जाम में आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आपको बताए कैसे सर? देखो यहां पर ये मैंने बताया ना, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये अपन ने काटी तो गलती हुई है, ये अपनी गलती हुई है, ठीक है ना। यहां देखो मैं वापिस सही कर देता हूं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं, हालांकि कहाँ कटी हुई है, कहीं है ही नहीं, सही है, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ थोड़ी सी काट दी है, चलो यहाँ बना देते हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है ना। ये सीन हो जाएगा। अगर अपन काट रहे हैं तो अपने मिस्टेक से काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी क्या नाम, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। कैसे? यहाँ सीन ऐसे होगा, देखो वापिस, अब तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, एन और एस, अब की बार व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार रेखाओं के ऊपर मामला आ गया। 1 2 3, ये हो जाएगा। ये सीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये
या क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आ रहा है, ये होगा। तो क्या आएगी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, देखियो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यदि काटे तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये हो जाए, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा दो नहीं होगी, एक ही तो होगी दिशा, वो क्या होगी, एन से एस की और एन से एस की ओर, ये सीन हो जाएगा। कोई कहेगा सर कैसे दो दिशा होगी, बताना थोड़ा सा, देखो बता देता हूँ। मान लो कि मैंने यूं कहा कि एक दिशा, देखो यूं, या यूं कह दिया, मान लो कि ये एन है और ये एस है, ठीक है। अब मान लो एक यहां से गई और एक मान लो कि यहां से यू मैंने काट दिया, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। मान लो ये काट दिया तो यहाँ पर दो दिशा बन गई, देखो कहाँ बनी, कोई कहेगा हमारे को तो बताओ, तो देखो एक तो दिशा ये हुई और एक दिशा ये हुई। अब बताओ कौन सी दिशा बताएं, ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट एक ही दिशा आ रही है, ये वाली दिशा, देखो यहाँ पर देखो यूं, यहाँ यूं, यहाँ यूं, यूं, सीधी आ रही है। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, दो दिशाएं संभव नहीं है। आपको प्रश्न आया चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो इसका आपको कटाक्ष में उत्तर देना है कि यदि मान लो कि काटे तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं बनती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, अच्छा सवाल है ये, आप थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाम हस्त आ ही गया, ये मैंने फोटो लाया है, वही देखो, ये अंगूठा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, हाँ ये देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्या बता रहा है, देखो एग्जाम में किसी प्रकार सवाल बन सकता है, यूं भी बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक द्वारा लगने वाला बल की दिशा निर्धारित करने वाला नियम, जहां पर भी बल वाला पार्ट आए, ठीक है ना, बल जहां पर भी बल आए तो वहां पर यही नियम लगाना है। यहाँ पर क्या, देखो ये अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, वापिस आपका रिविजन हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, देखो यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी कौन सी है, देखो बाएं हाथ कौन सा है, ये वाला हाथ है। ठीक है, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यूं फैला दिए, तो क्या बोले, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बिल्कुल, ये क्या है तर्जनी, तर्जनी किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, की दिशा, ओके हाँ, तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा, ये धारा को व्यक्त करेगी, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा व्यक्त करती है, इसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहा जाता है। क्लियर है, तो अपन यूं लिखेंगे कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि मध्यमा, भले यहां से शुरू करो यहां से शुरू करो, कोई भी कह सकते, यदि मध्यमा धारा की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर है बात। इसके बाद में आप अगर ये एग्जाम में आए तो इसके बाद अलग से भी ये मेंशन रख सकते हो, वापिस जो मैं आगे आगे लिख रहा हूं, ये अंगूठा और क्या हो जाएगी तर्जनी और क्या हो जाएगी मध्यमा, क्या हो जाएगा, ये अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, बल को, तर्जनी किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये किसकी व्यक्त करेगी, धारा की दिशा को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगी, करंट, CURRENT। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिएगा, तो ये अपना इस प्रकार अपन ने 1 घंटे के अंदर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लगभग कंप्लीट करने की अपन ने कोशिश की है, और आप इस लेसन का आराम से भरपूर आनंद लीजिएगा और इसको बार बार कंफ्यूज हो तो रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ अब वापस हम लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे कोई अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर के साथ में अगले सेशन में। ठीक है, धन्यवाद। आराम से पढ़िएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है, बार बार आप साइंस में इन पार्टों का रिविजन करिएगा, सिस्टम को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से
आपको समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।